कभी सोचा है कि नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट्स आखिर बनते कैसे हैं? खैर, यूरोप में तो इस पर एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है और इसी बीच भारत ने एक ऐसा चौंकाने वाला मूव चला है जो शायद सब कुछ बदल कर रख देगा। देखिए, ये मामला सिर्फ हवाई जहाज़ों का नहीं है, ये तो एक हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिकल ड्रामा है जिसमें अरबों यूरो और दुनिया की ताकत का भविष्य दांव पर लगा है। और जब मैं कह रहा हूँ हाई स्टेक्स, तो मेरा मतलब सच में हाई स्टेक्स है। हम बात कर रहे हैं 100 बिलियन यूरो के एक प्रोग्राम की। जरा अंदाजा लगाइए, ये रकम कई छोटे छोटे देशों की कुल जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। ये वो अमाउंट है जो पूरे खेल को पलट कर रख सकता है, और यही बात इस पूरी कहानी को इतना जरूरी बना देती है। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। ये विशाल 100 बिलियन यूरो का प्रोजेक्ट बिखर रहा है, ढहने की कगार पर है। और अब सवाल सिर्फ एक ही है जो हर कोई पूछ रहा है, क्या भारत एक अनएक्सपेक्टेड हीरो की तरह आकर इसे बचा सकता है? तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। हम देखेंगे कि यूरोप की ये नेक्स्ट जेन फाइटर वॉर आखिर है क्या। फिर समझेंगे कि ये 100 बिलियन यूरो का प्रोग्राम क्यों बिखर रहा है। इसके बाद बात करेंगे भारत की सरप्राइज एंट्री की और उस अनदेखी ताकत की जो भारत के पास है। और आखिर में इस पार्टनरशिप के फायदे और नुकसान पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि यूरोप में चल क्या रहा है। देखिए, जब फ्यूचर की एरियल पावर की बात आती है तो यूरोप कोई एक एकजुट महाद्वीप नहीं है, बल्कि वो तो बटा हुआ है। और ये एक बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है जो दो बड़े गुटों के बीच चल रहा है। तो इस रेस में दो मेन खिलाड़ी आमने सामने हैं। एक तरफ है FCAS प्रोग्राम, जिसे फ्रांस, जर्मनी और स्पेन लीड कर रहे हैं, और इसमें डसॉल्ट और एयरबस जैसे इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम शामिल हैं। और दूसरी तरफ है GCAP प्रोग्राम, जिसे UK, इटली और जापान लीड कर रहे हैं, और इसमें BAE सिस्टम्स और लियोनार्डो जैसी पावरफुल कंपनियां हैं। चलिए अब जरा FCAS प्रोग्राम पर फोकस करते हैं, क्योंकि असली कहानी तो यहीं से दिलचस्प होनी शुरू होती है। पर्दे के पीछे एक इतना गहरा झगड़ा चल रहा है कि ये इस पूरे विशाल प्रोजेक्ट को पटरी से उतार सकता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई अटकलें या अफवाहें नहीं हैं। जर्मनी के एक टॉप ऑफिशियल फ्रेडरिक मर्ज ने हाल ही में साफ साफ कहा, ये 100 बिलियन यूरो का प्रोग्राम हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। अब सोचिए, ये कितना बड़ा और सीधा कबूलनामा है कि प्रोग्राम में कितनी गंभीर समस्याएं हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर फ्रांस और जर्मनी के बीच झगड़ा किस बात पर है। खैर, मामला 3 मेन मुद्दों पर अटका हुआ है। पहली बात, वर्कशेयर। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट चाहती है कि कंट्रोल उसके पास हो, जबकि जर्मनी की एयरबस बराबर की हिस्सेदारी चाहती है। दूसरी बात है कैपेबिलिटी। फ्रांस को एक ऐसा जेट चाहिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सके और न्यूक्लियर हथियार ले जा सके। जर्मनी और स्पेन को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और आखिर में डिज़ाइन। फ्रांस अपने देश की ज़रूरतों पर फोकस कर रहा है, जबकि जर्मनी एक ऐसा जेट चाहता है जिसे दूसरे देशों को भी बेचा जा सके। इन्हीं बुनियादी मतभेदों की वजह से पूरा प्रोग्राम एक जगह आकर रुक गया है। और इस पूरे झगड़े का असली नतीजा क्या निकला है? एक बहुत बड़ी देरी। प्रोग्राम का जो ओरिजिनल टारगेट था वो था 2040, लेकिन अब ये खिसक कर 2045 या शायद उससे भी आगे चला गया है। और अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, भारत की सरप्राइज एंट्री। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, मीडिया में जो बताया जा रहा है ना, वो पूरी कहानी बिल्कुल नहीं है। मीडिया में तो देखिए कहानी ये चल रही है कि भारत इस यूरोपियन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत उत्सुक है। इसे कुछ इस तरह दिखाया जा रहा है जैसे भारत फ्रांस से कह रहा हो, अरे अगर जर्मनी के साथ आपकी नहीं बन रही तो कोई बात नहीं, हम है ना, हम इस प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। अब हम इस विश्लेषण के उस हिस्से में आ रहे हैं जहां हम मीडिया की इस कहानी को पलट देंगे और समझेंगे कि असली पावर इक्वेशन क्या है। तो सवाल ये है, इस पूरी नेगोशिएशन में असली पावर किसके हाथ में है, फ्रांस के या फिर भारत के? तो सच्चाई ये है, FCAS को भारत की उतनी ही जरूरत है जितनी भारत को FCAS की, शायद उससे भी ज्यादा। भारत इस बातचीत में बहुत मजबूत स्थिति में है। वो 25 से 50 बिलियन यूरो का भारी भरकम निवेश ला सकता है। वो 200 से 300 एयरक्राफ्ट का एक गारंटीड मार्केट दे सकता है। और भारत के पास एक बहुत बड़ा और स्थापित इंडस्ट्रियल बेस भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक नए पार्टनर के बिना FCAS प्रोजेक्ट का ढहना लगभग तय है। भारत यहाँ कोई जूनियर पार्टनर नहीं है, वो एक पोटेंशियल सेवियर है, एक उद्धारकर्ता। तो चलिए इस मुमकिन पार्टनरशिप को थोड़ा और गहराई से समझते हैं।
ये एक बहुत ऊंचे दाव वाला जुआ है जिसमें मौके भी बहुत बड़े हैं और रिस्क भी उतने ही ज्यादा हैं। अगर ये पार्टनरशिप कामयाब हो जाती है तो दोनों ही तरफ जबरदस्त फायदे हैं। एक तो लागत बढ़ जाएगी जिससे प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा। भारत को अपने प्रोग्राम्स के लिए 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। भारत में फ्रांस की जो मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग है उसके साथ भी तालमेल बैठेगा और तो और ग्लोबल एक्सपोर्ट के लिए एक नया बहुत शक्तिशाली गुट बन सकता है। लेकिन देखिए, भारत ने रूस के साथ अपने पुराने अनुभवों से कड़े सबक सीखे हैं, इसलिए इस बार वो कुछ ऐसी शर्तों के साथ टेबल पर आ रहा है जिन पर कोई समझौता नहीं होगा। पहली शर्त, बराबर की पार्टनरशिप, कोई जूनियर रोल नहीं। दूसरी, फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जिसमें सबसे सेंसिटिव टेक्नोलॉजी भी शामिल हो। तीसरी, जो भी बनेगा उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर साझा हक होगा। और चौथी, काम का बंटवारा भी एकदम बराबर होगा। पर यहीं पर सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक चुनौती सामने आती है। भारत पहले से ही अपना खुद का फाइटर प्रोग्राम AMCA डेवलप कर रहा है जो करीब 2035 तक आने की उम्मीद है, जबकि FCAS तो 2045 तक तैयार होगा। तो बड़ा सवाल ये है, क्या भारत एक ही समय में 2 इतने बड़े और महंगे प्रोग्राम्स को फंड कर सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, खासकर तब जब अकेले AMCA को ही 15 से 20 बिलियन डॉलर की जरूरत है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या ये एक बहुत महत्वाकांक्षी पार्टनरशिप है या फिर भारत की अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक खतरा? भारत जो भी फैसला लेगा वो न सिर्फ भारत के बल्कि आने वाले समय में हवाई युद्ध के भविष्य को भी तय करेगा।